हेलो स्टूडेंट्स। अब हम समझने जा रहे हैं कि हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को सेकंड लॉ से प्रूव कर सकते हैं। यानी कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है यही रियल लॉ है। इसी से ही हम फर्स्ट लॉ भी समझ सकते हैं, इसी से ही हम थर्ड लॉ को तो प्रूव करने जा ही रहे हैं और इसके बाद में आपको फर्स्ट लॉ को भी समझाऊंगा। पहले इसी को ड्राइव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप दो ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए और बी। ए ने बी पे फोर्स लगाई यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और बी ने ए पे फोर्स लगाई यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब देखिए इन दोनों मासेस को आप एक सिस्टम मान लें। ये इन दोनों मास का क्या हुआ, एक सिस्टम हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम ऑफ टू मासेस। यानी कि यहाँ पे ये जो दोनों फोर्स हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, इनकी आपस में लगने वाली फोर्सेस हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हियर एफ बी ए एंड एफ ए बी आर internal forces of this system। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये सिस्टम की क्या है, अपनी खुद की एक इंटरनल फोर्स हुई। तो सिस्टम की अपनी खुद की इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता है। एक्सटर्नल फोर्स के लगने से ही मोमेंटम में चेंज आता है, ऐसा न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। अब यहां पे क्योंकि बी पे एक फोर्स लग रही है, तो जब बी पे एक फोर्स लग रही है तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, एक्चुअली मैं अभी पूरे सिस्टम के लिए नहीं कह रहा, अभी मैं इंडिविजुअली डिस्कस करना चाह रहा हूं पहले, फिर बाद में पूरे सिस्टम के साथ डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअली में मैं ये कहूंगा कि जब इस पे एक फोर्स लगी बी पे तो इसके मोमेंटम में कुछ चेंज आया, चेंज इन मोमेंटम इन बी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू हुआ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब आप कह सकते हैं कि क्योंकि इस पे ए पे भी एक फोर्स लगी है तो इस वजह से ए के मोमेंटम में भी कुछ चेंज आया। जो ए के मोमेंटम में चेंज आया वो डिपेंड कर रहा है ए पे लगने वाली फोर्स से, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से कहिए फ्रॉम 1 एंड 2 डी पी, चलिए पहले ए लिख लीजिए, ए अपॉन डी टी, एक्चुअल में ये मोमेंटम, ये इसका डिफरेंशिएशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, प्लस बी पी वी अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों फोर्स का सम, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यहां पे आप इस डिफरेंशिएशन को बाहर लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, चेंज इन मोमेंटम इन ए और प्लस चेंज इन मोमेंटम इन बी। ये तो आप रूल्स में जानते हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में प्लस में हैं, डिफरेंशिएशन के रूल है तो उनको अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर
कर सकते हैं, और इक्वल टू आ रहा है एफ ए बी प्लस एफ बी ए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे। ये इंटरनल फोर्सेस थी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स की वजह से किसी सिस्टम के मोमेंटम में चेंज नहीं आता है, यानी कि टोटल मोमेंटम जितना था उतना ही बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। और एक बात और समझा दूं आपको कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। डिफरेंशिएशन के ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल हैं, उसमें ये बताया जाता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो आप यहां पे कहेंगे कि पी ए प्लस पी बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको हम कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे जीरो होती है तो उसका मोमेंटम कोलिजन से पहले जितना था उतना ही कोलिजन के बाद भी बना रहेगा, यानी कि उसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब यहां पे इसका मोमेंटम कांस्टेंट है, और हम जानते हैं वी ऑल्सो नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू होता है जीरो। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या बना, जीरो बना। जब इसका डिफरेंशिएशन पूरा जीरो हुआ तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब वेक्टर में ही चल रहा था। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ बी ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। वो यहाँ पे साइन हमने यूज नहीं किया था, लास्ट में यूज कर लिया है, सिंबल लास्ट में लगा दिया है वेक्टर का। तो यहाँ पे एफ ए बी वेक्टर इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ एफ बी ए वेक्टर। यही तो होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही तो कहता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, एक्शन रिएक्शन का पेयर। यानी कि दो चीजें आपस में टकराई, इसने इस पे सपोज फोर्स लगाई, उसको आप एक्शन बोल रहे हैं, और इसने इस पे जो फोर्स लगाई उसको आप क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन बोल रहे हैं। हालांकि इसमें कोई जरूरी नहीं कि यही एक्शन है या यही रिएक्शन है, आप इसको एक्शन बोल दीजिए, इसको रिएक्शन बोल दीजिए, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, सिस्टम है, आपस में इनमें कोलिजन हो रहा है। जो भी फोर्स लग रही है इनकी आपस में खुद की इंटरनल फोर्सेज हैं। तो ऐसा होने से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इन सभी फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब यहाँ पे सिर्फ दो ही फोर्स हैं तो इन दोनों का सम जीरो कब हो सकता है, जब एक इधर लगे और एक इधर लगे, दोनों आपस में इक्वल हो और अपोजिट हो, तभी तो इसका सम हम क्या कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं। यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के बेस पे देखिए ये आपस में इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहूं या ये कहूं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम कुछ बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि जब हम किसी बोट से जंप करते हैं तो हम बोट से रिएक्शन लेके बाहर की तरफ जंप कर रहे हैं, तो हमने उस पर एक फोर्स लगाई, इस वजह से बोट पीछे की तरफ जाती है और पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी कि ये थ्योरी है जो आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच तैयार कर रही है, आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगी। जैसे हम गन से बुलेट फायर करते हैं, तो मैं आपसे कहूं कि बुलेट पीछे की तरफ क्यों जा रही है, तो आप इस बात को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर बुलेट आगे की तरफ गई
देखिए पहले बुलेट क्या थी, रेस्ट में थी, उसका मोमेंटम क्या था, 0 था, वो अब आगे की तरफ चलने लगी, उसमें कुछ मोमेंटम आया। अगर उसमें कुछ मोमेंटम आया है और सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमें 0 करना है, तो अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान के चल रहे हो तो इसको क्या मान के चलना पड़ेगा, नेगेटिव। यानी कि जितना पॉजिटिव मोमेंटम बना उतना यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम भी बना, ताकि उसका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। या इसी बात को मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ पे जब बुलेट आगे की तरफ चली, यानी कि उस पर फोर्स लगी, एक एक्शन मिला उसे, तो वो एक रिएक्शन देके पीछे की तरफ तब आगे बढ़ी। यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग गन पीछे जाती है और बुलेट आगे की तरफ जाती है। तो आप ये बात याद रखिए कि अगर हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करना है तो वो हम न्यूटन्स थर्ड लॉ से प्रूव कर पाते हैं। यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये दोनों एक ही साथ होते हैं। और ये जो थर्ड लॉ है ये बन के किससे आया सेकंड लॉ से ही है। तो सेकंड लॉ ही रियल लॉ है, आप इसको नोट कर लें। अब मैं इसी के बेस पे आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी समझाने जा रहा हूं। तो देखिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ को समझने जा रहे हैं सेकंड लॉ से। एक्चुअली फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी चीज पे आपने फोर्स अप्लाई कर दी, जैसे ये मास है, रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही बना रहेगा अपनी इनर्शिया की वजह से जब तक कि इस पे बाहर से फोर्स नहीं लगेगी। और अगर इस पे बाहर से फोर्स लगी तो फोर्स लगने की वजह से इसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। यानी कि आपने थर्ड लॉ से ये कहा है कि सेकंड लॉ से कहा है F इक्वल टू m इंटू ए। अब अगर कोई चीज रेस्ट में है, फॉर रेस्ट ए इक्वल टू क्या है, 0, और जब ए इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब उससे फोर्स नहीं लग रही। यही तो स्टेटमेंट है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, और आप कहो कि वो मूव कर रही है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। मूव करने का मतलब है वो मूव कर रही है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। यानी कि कोई चीज अपनी स्पीड को कम ज्यादा तब तक नहीं करेगी जब तक कि उस पर फोर्स नहीं लगेगी। वो जिस स्पीड चल रही है कंटिन्यूस उसी स्पीड से चलती रहेगी। ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की। कोई चीज अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, अपनी स्पीड मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं करेगी जब तक कि उस पर बाहर से फोर्स ना लगे। क्योंकि जब बाहर से फोर्स लगती है तो क्या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। और अगर उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। यानी कि इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही। यानी कि जब तक फोर्स नहीं लग रही तब तक अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में नहीं रहेगी, या अगर वो कांस्टेंट स्पीड चल रही है तो चलती रहेगी। अगर आपने चलती हुई बॉडी पे फोर्स लगाया तो फोर्स के लगने से इसकी जो डायरेक्शन है पहले इधर थी, तो अब ना ही इधर रहेगी ना इधर, ये थोड़ी सी इधर साइड में जानी शुरू हो जाएगी। यानी कि इसमें एक्सेलरेशन आना शुरू हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आना शुरू हो जाएगा। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है यही रियल लॉ है। इसी से ही हम फर्स्ट लॉ भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं क्या तो वो रेस्ट में है या फिर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। यही उसकी स्टेटमेंट है। और थर्ड तो मैंने आपको अभी करके दिखाया है। इतना ही करते हैं आज।